नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली खबर आपको बता दें कि कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में बात करें तो 2 लोगों ने जान गंवा दी है। लगातार दिल्ली में कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में काफी ज्यादा चिंताजनक स्थिति जो है वो दिल्ली वासियों के लिए एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में अगर हम बात करें तो कई मामले जो हैं वो दिल्ली में सामने आ गए हैं। ऐसे में संक्रमण जो है वो अब काफी तेजी से बढ़ने लगा है। दिल्ली में 491 नए मामले जो हैं उनकी पुष्टि हुई है। एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली वासियों की एक बार फिर से चिंता बढ़ती हुई अब नजर आ रही है। वहीं पिछले 24 घंटे में अगर हम बात करें तो कोरोना से 2 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। तो लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। 11 मरीज आईसीयू में और 8 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। राजधानी में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों के साथ संक्रमण दर में भी उछाल देखा गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए गए 8,646 टेस्ट में से 461 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमण दर 5% के आंकड़े को पार करते हुए 5.33% दर्ज की गई है। वहीं कोरोना के कारण 2 मरीजों की मौत भी हो गई है। तो लगातार दिल्ली में कोरोना का ग्राफ अब एक बार फिर से काफी तेजी से बढ़ने लगा है और इस पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनका हम रुख करेंगे। स्वाति जी, सबसे पहले आपका एफएम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, एक बार फिर से कोरोना की जो रफ्तार है वो फिर से बढ़ने लगी है और अगर हम बात करें तो अब भारत कोरोना से लड़ने के लिए कितना तैयार है? देखिए, अगर हम पिछली लहर का भी अगर हम जो है देखें कि किस तरह से भारत ने पिछली लहर में अपने आप को संभाल कर रखा था, उस हिसाब से भारत बहुत तैयार है। और जिस तरह से टीकाकरण भी भारत में इतनी तेजी से चला और अब बच्चे भी उसके दायरे में आ चुके हैं, उसको देखते हुए भी हम काफी मजबूत स्थिति में हैं। वहीं लोगों में भी जो है काफी जागरूकता दिखी। पिछली बार चाहे डेल्टा वेव की बात करें या ओमिक्रॉन की वेव की बात करें, लोगों ने भी सभी नियम कानून जो एसओपीज बनाए गए थे उन सबका अच्छे से पालन किया और इसी वजह से हम ओमिक्रॉन वेव से बहुत आसानी से निकल करके भी आए। अस्पतालों में हमने लोड ज्यादा नहीं देखा, लोग घरों में भी ठीक हुए। तो ये सभी चीजें जो है एक अच्छा जो है दिखाती है कि हम सब लोग अच्छी तरफ चल रहे हैं। और अगर हम फिर से उन्हीं सब चीजों का पालन करेंगे और सरकार भी अगर समय से निर्णय लेगी और लोग भी समय से अलर्ट होंगे तो उसका हमें अच्छा नतीजा देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में भी, क्योंकि अब हम लोग बहुत अनुभव अपने साथ लेकर के आगे चल रहे हैं, जाति तौर पर भी और सरकार के तौर पे भी। अब काफी हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है इसको लेकर के वो बहुत बेटर हो चुकी है। तो हमें भी समझना होगा कि जैसे जैसे केसेस जब भी बढ़ने लग जाते हैं, जैसे ही ये आहट हो जाती है कि हाँ अब जो है कोरोना के केसेस आने शुरू हो गए हमारे मोहल्ले में, हमारी जान पहचान में, तो वो एक ऐसा वक्त होता है जब दोनों को ही अलर्ट होना चाहिए, प्रशासन को भी कि जो हमने रियायतें दी हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें फिर से कुछ अंकुश लगाने की जरूरत है, ताकि लोग इस बात को समझे कि हाँ संक्रमण बढ़ रहा है और वहीं हम उसे बढ़ने भी ना दें। और वहीं जाति तौर पे भी लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि अब फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है और ऐसे में अगर हम अपने आप से प्रिकॉशंस रखेंगे, मास्क लगाएंगे, सामाजिक दूरी का ध्यान रखेंगे तो हम लोग बचे रह सकेंगे। और जिन लोगों ने भी अभी बूस्टर नहीं लगवाया है या सेकेंड डोज अपनी नहीं लगवाई है तो वो लोग भी जरूर अपने समय से इन चीजों का जरूर पालन करें, ताकि एक जो इम्यूनिटी लेवल है, पूरी सोसाइटी का जो इम्यूनिटी लेवल है, जिसे हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, वो काफी बेहतर और अच्छे लेवल पर रहे, जिससे कि जो वर्ग ऐसा है जैसे छोटे बच्चों का वर्ग है जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगी है, जो अभी इस दायरे में नहीं आए हैं, उनको भी हम सुरक्षित कर सकते हैं। अगर बड़े लोग वैक्सीन लगवाते हैं तो उससे एक हर्ड इम्यूनिटी आती है और उससे बच्चे स्वाभाविक तौर से सुरक्षित होते हैं। तो ये सब जो चीजें हम अपने तौर पे कर सकते हैं उनकी तरफ जरूर हम लोग जो है मुस्तैद रहें और करते रहें।
बिल्कुल स्वाति जी, अगर हम बात करें तो पूर्व में हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की भारत में जानें गई हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग में क्या कुछ सुधार है जो अब हमें देखने को मिल रहा है? देखिए, जो डेल्टा वेव का हम लोगों का अनुभव रहा उसके बाद आपने देखा ही है कि सभी राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने इस बात पर पूरा अपना जोर रखा कि हम पीडियाट्रिक यूनिट्स लगाएं, ऑक्सीजन की कहीं भी कमी ना हो, बेड्स की कमी ना हो, वेंटिलेटर्स की कमी ना हो। तो जिन भी चीजों की शॉर्टेज हुई और जो एक देखा कि दिखाई दी, उन सभी चीजों को दोबारा से लगाने की कोशिश की गई, अच्छी मात्रा में लगाने की कोशिश की गई है और दूर दराज के इलाकों तक कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि लोगों को बहुत परेशानी ना हो। तो ये सारी पहल लगातार सरकारें जो है वो करती जा रही हैं ताकि लोगों को दिक्कतें नहीं सामने आए। और यही हमने ओमिक्रॉन की वेव में देखा भी कि जो है बहुत ज्यादा अस्पतालों की जरूरत नहीं पड़ी और कोविड सेंटर्स तक ही जो है काफी हद तक काम चल गया और होम मैनेजमेंट को काफी जो है एक तरह से जीत मिली। उससे जो है लोग काफी जल्दी ठीक हुए अपने घरों में ही। तो जरूर हमें जो है इस बात का ध्यान रखना है कि हम सब लोगों को भी अच्छे से जो है आगे बढ़ने की जरूरत है और जागरूकता रखने की जरूरत है। बिल्कुल स्वाति जी, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। हमने देखा 2 साल बाद स्कूल जो है वो वापस से खुले, लेकिन एक बार फिर से स्कूल में कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ने लगे। क्या इन दो सालों में अगर हम बात करें तो स्कूल में इतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई और स्कूल में आखिरकार बच्चे कैसे प्रिकॉशंस लें? बहुत जरूरी है ये समझना कि बच्चे जो भी स्कूल जा रहे हैं उन सबको हमें ये समझाना है कि मास्क लगा करके रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है सबको रखनी जरूरी है। और वहीं हमें इस बात का भी है कि अगर किसी भी बच्चे को शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं या आज सर में दर्द है या बदन में दर्द है या बुखार जैसा है, तो हमें उन बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, हमें उन्हें घर पर ही रखना चाहिए। घर पे हमें उनको जो भी शुरुआती इलाज है वो दे, क्योंकि जब बच्चे इस तरह से बीमार होते हैं और फिर भी स्कूल आ जाते हैं कई बार, तो ऐसे में दूसरे बच्चे जो हैं उनको संक्रमण होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जी, तो इस बात का जरूर हमें ध्यान रखना है। और हैंड सैनिटाइजेशन को भी हमें जो है इस वक्त जोर देना होगा कि बच्चों को हम सिखाएं कि स्कूल में थोड़े थोड़े समय पर हाथ धोएं या हैंड सैनिटाइज करें और ज्यादा पास जाकर के अभी नहीं खेलें। और इन चीजों का खास तौर से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि जो SOPs बनाए गए हैं उनका सही से पालन हो। बिल्कुल स्वाति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। कोरोना संक्रमण अब एक बार फिर से तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर के चिंताएं जो हैं वो एक बार फिर से बढ़ गई हैं। लेकिन जैसा कि बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अब तैयार है, कोरोना से लड़ने को तैयार है। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भी काफी ज्यादा सुधार किया गया है। लेकिन देखना यह होगा कि स्कूल में क्या कुछ सुधार किया जाएगा, क्योंकि 2 साल बाद जो स्कूल हैं वो खोले गए थे, जो एक बार फिर से बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 अप्रैल से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी अपनी यात्रा के पहले दिन यानी 18 अप्रैल को गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे, जिसके बाद दूसरे दिन पीएम मोदी बनासकांठा के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला को रखेंगे। इसके बाद दोपहर को वह जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला को रखेंगे। पीएम मोदी अपनी यात्रा के तीसरे दिन को प्रधानमंत्री गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोपहर को वह दाहोद में आदिजाति महासम्मेलन में शामिल होंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि स्कूलों के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रतिवर्ष 500 करोड़ से अधिक डेटा सेट एकत्र करता है और व्यापक डेटा विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनरी
शिक्षण का उपयोग करके उनका सार्थक विश्लेषण करता है। बता दें कि पीएमओ ने एक बयान में कहा, केंद्र शिक्षकों और छात्रों की दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति को ट्रैक करने में मदद करता है। छात्रों के सीखने के परिणाम का केंद्रीकृत योगात्मक और आवधिक मूल्यांकन भी करता है। स्कूलों के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को विश्व बैंक द्वारा वैश्विक रूप से एक सर्वोत्तम प्रणाली माना गया है और इसके बारे में जानने के लिए अन्य देशों को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं पीएम मोदी 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाए गए एक नए डेयरी परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नया डेयरी परिसर एक हरित क्षेत्र परियोजना है। ये संयंत्र प्रतिदिन लगभग 30 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण में सक्षम होगा। लगभग 80 टन मक्खन, 1 लाख लीटर आइसक्रीम, 20 टन संगृहित दूध और साथ ही 6 टन चॉकलेट का उत्पादन भी करेगा। वहीं आलू प्रसंस्करण संयंत्र विभिन्न प्रकार के प्रसंस्कृत आलू उत्पादों जैसे फ्रेंच फ्राइज, आलू चिप्स, आलू टिक्की, पेटी आदि का भी उत्पादन करेगा, जिन्हें कई अन्य देशों को निर्यात भी किया जाएगा। ये संयंत्र स्थानीय किसानों को सशक्त बनाए और क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगा। वहीं पीएम मोदी के सम्मेलन में 2 लाख से अधिक लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री 1400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और विपक्ष दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष अपनी हार ना देखकर सरकार पर अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। वहीं अनुराग ठाकुर ने आगे क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। बीजेपी का बढ़ता जनाधार, चारों राज्यों में प्रचंड विजय और जीत दर्ज कराने के बाद जहां एक और कांग्रेस और बाकी दल अपनी हार की ओर नहीं देख रहे हैं, वहीं पर बेबुनियाद आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। और ये नफरत की खेती जो बीज बोने का एक काम कर रहे हैं, वो देश हित में नहीं है। ये वर्षों तक सत्ता में रहे, राज्यों में इनकी सरकारें हैं, रिकॉर्ड दंगे इनकी सरकारों के समय हुए। और आज भी अगर आप एक ही राज्य, केवल राजस्थान की भी उदाहरण उठाकर देखेंगे तो सोनिया जी को आईना देखने को मिलेगा। इनकी सरकारों में अपराधियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। ममता जी के जब से चुनी गई हैं तब से पहले वहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ा, हत्याएं हुई, बलात्कार तक हुए, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। ये लोग इस तरह के बयान देंगे, जनता इनके असली चेहरे को जानती है। और ये बेनकाब इनका चेहरे हुए हैं क्योंकि अपने राज्यों में सरकारें ये ढंग से चला नहीं पाए। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और ये वहाँ पर ढंग से काम नहीं कर पाते हैं तो बेबुनियाद आरोप लगाने का काम करते हैं। राजस्थान का अगर आप पिछला 1 साल भी चुनेंगे तो आपको कम से कम 60 ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे, लेकिन सोनिया गांधी जी का 60 सेकंड भी वहाँ पे सुनने को नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 99% सीटों पर इनकी जमानतें जब्त हो गई। ऐसी हालत के बाद जहाँ पंजाब में बैठी बैठाई सरकार इनकी चले गई, बुरी हालत वहाँ पर हुई। आप कल्पना कीजिए, सिटिंग मुख्यमंत्री हार गए, तो अपने आप में दिखता है कि जब इस तरह की हालत कांग्रेस की है, एक के बाद दूसरी हार देखनी पड़ रही है, तो छटपटाहट में इस तरह की बयानबाजी सोनिया जी कर रही हैं। शायद वो कांग्रेस के इतिहास पे नज़र मारेंगी तो उनको नज़र आएगा एक के बाद दूसरा दंगा और उनकी सरकारों की विफलता, और उन विफलताओं में कई लोगों की जाने जाना, कानून व्यवस्था का बुरी हालत होना, ये अपने आप में बहुत बड़े उदाहरण हैं जो सोनिया जी को एक बार सोच। जहांगीरपुर इलाके में तनाव को देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। दिल्ली से लेकर यूपी तक पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया गया है।
घटना को देखते हुए एडीजी कानून व्यवस्था यूपी प्रशांत कुमार ने कहा कि अधिकारियों को संवेदनशील दिल्ली से सटे इलाकों में गश्त करने और पर्याप्त बल तैनात करने का निर्देश दिया गया है। असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से राजधानी में शांति व्यवस्था बनाए रखने की गुहार लगाई है। इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का आरोप लगाया है। आइए सुनाते हैं इस घटना के बाद अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा। देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आज तक पूछना चाहिए इनके पास विभाग कौन सा है दिल्ली सरकार में और उसकी आउटपुट क्या है, क्या आउटकम है उसकी, जरा पता तो चले। और दूसरे राज्यों में जाकर अधिकारियों की बैठक लेना, ये संघीय ढांचे पर एक प्रहार है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आए थे, वहां पर इनकी नाकामयाबियां रही, सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई और यहां पर अपनी सरकार चला नहीं पाते हैं और ठीकरा किसी और पर फोड़ने का काम करते हैं। ये जो वोट बैंक की राजनीति के कारण ये लोग देश में इस तरह का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं, ये नफरत के बीज बोने का काम जो विपक्षी दल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक नैया को डूबने से बचाने के लिए ये देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है। इनके कारनामे जनता ने पहले भी देखे, इनको पहले भी नकारा है और आगे भी जनता। देश में अगर त्योहारों की बात की जाए तो देश में हर त्योहारों को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अंत में कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट जाती है जो पूरे भारतवर्ष को शर्मसार कर देती है। कई घटनाएं इसका उदाहरण बन जाती है। जैसे भारत में अगर हम बात करें तो रामनवमी में राजस्थान के करौली में एक रैली पर पथराव किया गया था। बात की जाए महाराष्ट्र के मानखुर्द की तो वहां भी रामनवमी के अवसर पर हिंसा देखने को मिली। सवाल कई खड़े होते हैं, आखिर क्यों सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया जाता है? आखिर क्यों त्योहारों से पहले सभी राज्यों में सुरक्षा को बढ़ा दिया जाता है? क्या सुरक्षा व्यवस्था रखना बेहद जरूरी है? हिंसा के बाद स्थानीय लोगों ने कहा, इलाके में बांग्लादेशियों की बड़ी आबादी। वहीं ऐसा ही शर्मसार करने वाला एक और मामला दिल्ली के जहांगीरपुरी से आया है। समझ सकते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली से यह मामला सामने आया है, जहां बीते कल रात अगर हम बात करें तो हनुमान जयंती के पर्व पर कुछ लोग वहां पर धूम मचा रहे थे। वहीं पीएम मोदी ने कल मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बावजूद कल बीती रात को जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और सिर्फ पथराव ही नहीं, उपद्रवियों ने वहीं आगजनी भी कर दी, साथ ही तलवार और गोलियां भी चलाई गई। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक इलाके में तनाव का माहौल है, लेकिन हालात पर काबू पा लिया गया। वहां आरएएफ की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं, लेकिन हादसे के बीच हमें जो अपडेट मिला है इसमें 6 पुलिसकर्मी जो हैं वो अभी तक घायल हो चुके हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली के तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती देखी जा रही है। और बात करें जहांगीरपुरी की तो वहां पुलिस द्वारा हाई अलर्ट का ऐलान भी कर दिया गया है। नाइट विजन ड्रोन से निगरानी की जा रही है। शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर हमले के बाद सड़क पर करीब 500 मीटर तक कांच, पत्थर व ईंटें बिखरी हुई पड़ी थी। अब आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी मात्रा में कांच की बोतलें, पत्थर कहां से आए? वहीं इसी मामले पर दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में जब शोभा यात्रा धार्मिक स्थल के पास से गुजर रही थी तभी उपद्रव मच गया। पुलिस के द्वारा यह भी बताया गया है कि वहां हालत काबू में है, लेकिन सियासत हलचल को लेकर के हालात काबू में नहीं है। बता दें कि इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल मौके पर जाएगा और जांच करेगा। मैं स्वयं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करूंगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आप बिजली पानी मुहैया क्यों करा रहे हैं? इसके बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ने यह कहा कि घटना रामनवमी के बाद हनुमान जन्मोत्सव पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोई बड़ी साजिश है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अभी तक 14 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। ये ताजा अपडेट है जो अभी हमें मिला है। इस मामले में 14 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। इस घटना में आपको बता दें कि 6 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, लेकिन वहीं 14
लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अब देखना ये होगा बाकी के जो तमाम लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक होती है और इस पूरे मामले पर आगे प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। इस मामले पर आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि आवाम से अपील है कि शांति और भाईचारे को मजबूती से बनाए रखें। घटना दुखद है, कुछ नफरती लोग दिल्ली और देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। वहीं उत्तर पश्चिमी दिल्ली के बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने भी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का दौरा किया। हंस ने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं खुद जाकर स्थिति की जांच करना चाहता था। वहीं बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री भी जाग रहे हैं और उनकी हर मामले पर नजर बनी हुई है। हंस ने यह भी कहा कि कई एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं, जल्द ही मामले में बचे हुए जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी खुलासा हो जाएगा। अब क्या हुआ चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले 3:30 बजे दोपहर में जहांगीरपुरी से शोभा यात्रा शुरू हुई। शाम 4:30 बजे रास्ते में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसके बाद शाम 6:20 पर शोभा यात्रा में उपद्रव वाली जगह पर पहुंची और शाम 6:30 बजे उपद्रव सी ब्लॉक जेपी और 100 नंबर गली तक जा पहुंचा, जिसके बाद 6:40 पर पुलिस को सूचना दी गई। 6:42 पर दमकल विभाग को सूचना मिली और शाम 7 बजे पुलिस बल मौके पर पहुंचा। रात 8 बजे तक पुलिस ने उपद्रव को काबू किया। रात 8:15 पर घायल 2 पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया और वहीं रात 9 बजे की बात की जाए तो माहौल पूरी तरीके से शांत हो गया, लेकिन उससे पहले पूरा उपद्रव कट गया। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर कहा कि उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल से बात की है, उन्होंने शांति और सद्भाव कायम रखने का आश्वासन दिया है। इस मामले में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व उसके अधीन दिल्ली पुलिस दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखे। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा शांति बनी रहे। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं बीजेपी नेता आशीष सूद ने कहा कि निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन दिल्ली सरकार केंद्र पर ठीकरा फोड़कर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। एक तरफ तो दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस कमिश्नर को विधानसभा में बुला लेती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये कहती है कि कोई जिम्मेदारी नहीं है। वहीं बीजेपी नेता आशीष सूद ने कहा कि निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं कुलदीप जी। उनका हम रुख करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुलदीप जी, सबसे पहले आपका एफएम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप जी, भारत की राजधानी दिल्ली से इस तरीके की तस्वीरें आना बेहद शर्मनाक है और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो वो केंद्र पर ही सारे सवाल नहीं दाग सकती। आम आदमी पार्टी की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। देखिए, हमने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील करता हूँ कि किसी अफवाह में ना आए और शांति बनाए रखें, आपसी भाईचारा शांति स्वभाव बनाए रखें और किसी के बहकावे में ना आए। दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने ये किया है उन दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस को उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात आपने कहा कि जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। जिम्मेदारी दिल्ली के अंदर जितना भी लॉ एंड ऑर्डर है उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के अधीन है। ये आपको भली बात पता है, सबको भली बात पता है कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर का जो कंट्रोल है वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो हम उनसे भी अपील करते हैं कि वो सिचुएशन को देखते हुए तो वहाँ पर और जो भी दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम करें और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करें। नहीं सर, आप केंद्र पर तो सवाल दाग देते हैं, लेकिन दिल्ली की जो सरकार है, केजरीवाल सरकार जो है, दिल्ली की जनता ने उनको चुना है, 3 बार से वह मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की सरकार की भी जवाबदेही बनती है सर। तो दिल्ली में बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर है, मतलब एक्चुअली दिल्ली में बहुत चीजें क्लियर है। सबको पता है कि दिल्ली की पुलिस को जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है, केंद्र सरकार मेंटेन करती है। चाहे डीडीए का मामला हो, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी जो केंद्र सरकार है, गृह मंत्रालय, उनको वो उनके अंदर में काम करते हैं। तो दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी जिनके अंदर में काम करती है वो जिम्मेदारी लेंगे, उनको जिम्मेदारी तो उनको लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर
जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास है, केंद्र सरकार के पास है, और वो दिल्ली सरकार दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे, दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे, ऐसे कोई भी उपद्रव या इस प्रकार से कोई भी घटना दिल्ली में ना हो, इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि ये केंद्र का फेलियर है सर, आप केंद्र को कहते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए ये समय फेलियर कहने का, किसको कहने का नहीं है। ये समय तो ये है कि हमें अपनी चीजों को ठीक करना चाहिए, उन्हें उन चीजों को ठीक करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को, लॉ एंड की जो व्यवस्था है उसको मेंटेन करना चाहिए। केंद्र सरकार को इसके अंदर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिन लोगों ने किया उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे और उन पे जो भी केसेस होते हैं उन पे किया जाए। सर, सवाल ये भी खड़ा होता है, आखिरकार हिंदुओं के त्योहारों पर ही इस तरीके का बवाल क्यों मचता है? रामनवमी पर हमने तस्वीरें देखी, आपने भी देखी होंगी सर, कई राज्य से तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे वो गुजरात हो जाए, मध्य प्रदेश हो जाए, और अब दिल्ली में सर आप देखिए जेएनयू में हाल ही में बवाल अभी शांत नहीं हुआ कि एक और नया बवाल खड़ा हो गया है। लेकिन मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि कुछ लोग इस देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को के ऊपर सख्त कार्रवाई जब तक नहीं होगी, जब तक व्यवस्था की चीजें ठीक नहीं होंगी, और इसके ऊपर केंद्र सरकार को, लॉ एंड ऑर्डर को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और काफी संजीदगी से काम करना होगा कि जो इस प्रकार के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और सर वहीं अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी की बात की जाए तो वो भी अब केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को फ्री बिजली, पानी सप्लाई कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि सर दिल्ली में ये पहला मामला नहीं है, पहला मामला नहीं है। अगर रोहिंग्या मुसलमान को बिजली मिल रही है, पानी मिल रही है और दिल्ली में रह रहे हैं, तो इससे बड़ा तो केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का फेलियर नहीं हो सकता कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की पूरी व्यवस्था, सारी केंद्र की फोर्सेज दिल्ली में काम करती हैं, जो भी है उनको, अगर वो लोग उसके बाद भी अगर रोहिंग्या दिल्ली में आकर रह रहे हैं तो ये तो इससे केंद्र सरकार का इससे बड़ा फेलियर हो नहीं सकता। 8 साल का इतना बड़ा फेलियर है इन लोगों का। इन लोगों ने अगर उनको आज भी यहाँ पे अगर वो लोग रह रहे हैं जैसा वो कह रहे हैं, तो मुझे लगता है इनका थोड़ा फेलियर नहीं होना चाहिए। उनका बहुत बड़ा फेलियर है इनकी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। तो देखते हैं सर, सुरक्षा व्यवस्थाएं तो हमने देखी हैं दिल्ली में किस तरीके की हैं और क्या कुछ अब प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा वो देखना होगा। आए दिन देख रहे हैं कि सुरक्षा का क्या हाल है, आए दिन लोग हत्या है, कभी मर्डर, कभी रेप दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। सर केजरीवाल सरकार भी तमाम दावे करती है लेकिन धरातल पर वो काम नहीं हो रहा है सर। मैं समझ नहीं पाया, क्या कहा जी आपने? मैं कह रही हूँ सर, केजरीवाल सरकार भी तमाम वादे करती है लेकिन धरातल पर वो काम नहीं हो रहा है। आप हर बार केंद्र पर नहीं कह सकते हैं सर। ये क्या काम नहीं हो रहा है? कुछ जवाबदेही जो है दिल्ली में, हमने सर ये पहला मामला नहीं देखा, इससे पहले भी हुए हैं दंगे, इससे पहले भी छिड़े हैं सर। जिम्मेदारी लेना, जिन लोगों के पास लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, अगर मान लीजिए कहीं कोई समस्या है जो डिपार्टमेंट हमारे तक ज्यादा, उसकी जिम्मेदारी लेंगे तो केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। और आप भी जिस चैनल से, जिस चैनल पर आप हैं, आप उसी की तो एंट्री की जिम्मेदारी ले पाएंगे ना, आप तक थोड़ी ले पाएंगे, आप एक न्यूज थोड़ी ले पाएंगे। अब एबीपी न्यूज वाला का गलती है, एबीपी न्यूज का एंकर करेगा, कमी आपके अंदर निकालते थोड़ी चलेगा ऐसे। तो जिसकी जिम्मेदारी उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। आप आदेश गुप्ता जी राजनीति करने से अच्छा है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को दिल्ली में मेंटेन करे, दिल्ली में शांति बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस को सजग करे, उसको कहे कि वो सही से काम करे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम, शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम उनके हाथ में है। ठीक है कुलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।